नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सदन की समय सीमा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लगातार सरकार पर सत्र की कार्रवाई को आवश्यक 60 दिन तक न कर अपने को लेकर निशाने पर जो है वो पढ़ ले रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कमेटी आवश्यकता के अनुसार और आय बिजनेस के हिसाब से ही सत्र के दिन निर्धारित करती है। सत्र की कार्रवाई को ज्यादा लंबा करने में जनता का ज्यादा पैसा खर्च होता है और यदि इन सब के बावजूद भी कोई बिजनेस छूट जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वे सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे कार्यमंत्रणा समिति में हमने सारा विषय रखा और बहुत स्पष्ट तौर पे मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि जो हमारे पास बिजनेस है उसके मुताबिक हमने जो कार्यमंत्रणा समिति में विषय रखा उसी के अनुसार सदन की कार्रवाई संचालित है। और ये भी मैंने उस दिन आग्रह किया था, यदि उसके बावजूद कोई बिजनेस रहता है, कोई विषय रहता है तो अध्यक्ष विधानसभा का विवेक है, यदि सदन बढ़ाने की वो अनुमति देते हैं। गवर्नमेंट तो बिजनेस क्रिएट कर सकती है अगर सदन लंबा चलाना चाहती है। नहीं, क्रिएट करना और बिजनेस होना में फर्क है। यदि हमारे पास बिजनेस है निश्चित रूप से हम उस पर जो है पूरी तरह से हम तैयार हैं और सभी मुद्दे विधानसभा के पटल पे आने हैं वो आ रहे हैं। और उसके बाद आप भी जानते हैं कि अनावश्यक रूप से सरकार का जनता का पैसा आप समझते हैं कि एक दिन में कितना पैसा लगता है, तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हैं। तो फिर भी आग्रह कर रहे हैं, विपक्ष चाहता है और माननीय अध्यक्ष विधानसभा यदि अनुमति देती है कोई ऐसी स्थिति हो तो हम सदन बढ़ाने के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और सत्र के दूसरे दिन हंगामे होने के काफी आसार हैं। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष को सदन के अंदर और बाहर आपदा, अतिक्रमण, लोकायुक्त समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष को तीखे तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बताते चले कि एजेंडे के मुताबिक वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के पटल पर 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इसके अलावा आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण और अम्ब्रेला एक्ट जैसे कुल 12 विधायक भी सदन में पटल पर आएंगे। है कि प्रश्नकाल कल होगा, बिल्कुल कल होगा। सभी विधायकों से, सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बातों, अपने प्रश्न उठाएं। सप्लीमेंट्री भी हम लोग उठाने देते हैं, तो सप्लीमेंट्री भी जो सदस्यगण है वो उठा सकते हैं। माननीय मंत्री लोग सारे उसका जवाब देंगे, तो प्रश्नकाल अच्छे से चले, शांतिपूर्वक चले, सुचारू रूप से चले, ऐसी मैं आशा करती हूँ। उसके बाद जिस भी नियम के तहत जो विपक्ष हैं वो अपनी बात रखते हैं, नियम 300 के तहत पूरा सदन अपनी बात को लिख कर देता है, तो इस तरह की प्रक्रिया है वो करें। यहाँ तक हमारे विधेयक हैं करीबन 12 हैं और बजट कल 4 बजे के बाद हम लोग जो सप्लीमेंट्री बजट है उसको रखेंगे सदन। आज वैसे तो उत्तराखंड मुद्दों की भरमार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन की समय सीमा कम कर मुद्दों को दबाना चाहती है, सरकार सच्चाई से भागना चाहती है। हमने कल भी एक नारा दिया था, भाजपा सरकार उत्तराखंड की आवाज मत दबाओ, सत्र की सीमा बढ़ाओ, सत्र का समय बढ़ाओ। हम ये कहना चाहते हैं, आज जो अतिक्रमण का बुलडोजर बिना नोटिस, बिना कुछ जाने सरकार अधिकारियों कर्मचारियों के संरक्षण के लिए कोर्ट को हमने जवाब देना है करके निकल पड़ी है। बुलडोजर लेके वर्षों से, पीढ़ियों से लोगों को बैठे हुए जो घरों आशियानों को रोजगार के जो हमारे दुकानें उनको तोड़ने का काम कर रही है, उस पर बात करेंगे।
हरिद्वार के खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को घेरने का काम किया है। आपको बता दें कि बरसात में नदियां के उफान के आने के बाद कई लोगों के घरों में पानी जा घुसा था और जिस पर सतपाल महाराज ने 2500 रुपए प्रति एक घर को देने की बात कही थी। कैबिनेट मंत्री के इस बयान पर उमेश कुमार ने तीखा हमला बोला है और कहा कि वो मंत्री जी के घर पर पानी भरकर देखना चाहते हैं कि 2500 रुपए पाकर मंत्री संतुष्ट होते हैं या नहीं। साथ ही सतपाल महाराज पर हमला करते हुए उमेश कुमार ने यह भी कहा कि वो सिर्फ प्रवचन देना जानते हैं, मंत्री पद संभालना उन्हें नहीं आता, इसलिए अपने पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले लगभग 1.5 साल से पहला जब इस विधानसभा का सत्र हुआ था तो मैंने गंगा नदी के तटबंध और सोलानी नदी के तटबंध के बारे में अवगत कराया था और बताया था कि ये तटबंध कभी भी टूट सकते हैं और भारी बाढ़ का हमें सामना करना पड़ सकता है। 1.5 साल पहले माननीय मंत्री जी ने मुझसे वादा किया था कि मैं इसको दिखवाऊंगा और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण भी किया जाएगा। 1.5 साल बाद भी माननीय मंत्री जी का वही हाल है, क्योंकि वो विदेश मंत्री हैं, यहाँ रहेंगे तो पता लगेगा। उनके यहाँ वैसे भी कम्युनिकेशन वन वे है, क्योंकि उन्हें प्रवचन देने की आदत है और सामने वालों को सुनने की आदत है, तो वो समझते हैं जनता भी जो है वन वे कम्युनिकेशन है, जो मैं बोलूंगा वो सुने, वो जो बोलेंगे उनकी आवाज मुझ तक ना आए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की सुनवाई होगी। 10 अक्टूबर को यह अगली सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि एचसी ने कर्मचारियों के मामले पर की सुनवाई बबीता भंडारी, भूपेंद्र बिष्ट समेत 102 लोगों ने कोर्ट में दी चुनौती। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई 10 अक्टूबर की होगी। वहीं विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों की होगी सुनवाई। 10 अक्टूबर को जो है अगली सुनवाई होनी है। एचसी ने कर्मचारियों के मामलों पर की सुनवाई बबीता भंडारी, भूपेंद्र बिष्ट समेत 102 लोगों ने कोर्ट में जो है चुनौती दी है और उसके बाद ये सुनवाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर की होगी। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में आज राज्य निरंतर प्रगति के साथ साथ अपने देव स्थलों को भी नया स्वरूप दे रहा है। इसी संकल्प के साथ अतीत के पन्नों में अपने समृद्ध आध्यात्मिक और गरिमामयी इतिहास को समेटे हरिपुर भी अब आध्यात्मिक छटा बिखेरता दिखेगा। उत्तराखंड के अति प्राचीन शहरों में से एक जौनसार बावर के आंचल में स्थित जमुना जी के किनारे हरिपुर धाम जैसे जीवनदायिनी माँ गंगा के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में हरिद्वार लोकप्रिय है, वैसे ही माँ जमुना के प्रथम घाट के रूप में सदियों से हरिपुर घाट धाम प्रसिद्ध रहा है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के दंश और समय के साथ ये दिव्य शहर कहीं खो सा गया। प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हरिपुर जमुना कृष्ण धाम का किया जाएगा पुनर्निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में एक बार फिर मिलेगी अति प्राचीन शहर हरिपुर को नई पहचान और सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन एवं रोजगार सृजन के उद्देश्यों को एक नई उड़ान। हरिपुर शहर बनेगा आध्यात्मिक पर्यटन की नई पहचान, जिसके लिए हरिपुर में हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध घाटों की तर्ज पर नमामि गंगे परियोजना के तहत नए घाटों का किया जाएगा निर्माण। हरिद्वार के गंगा घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की तर्ज पर यमुना जी की आरती करने की होगी पहल। प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हरिपुर धाम का किया जाएगा पुनर्निर्माण। हरिपुर के निकट सभी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का होगा जीर्णोद्धार। जहां एक और हरिपुर तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार से सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और तीर्थाटन को मिलेगा बढ़ावा, वहीं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक स्थलों के महत्व को पुनर्जीवित करने से हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे और आने वाले समय में हरिपुर धाम एक नए तीर्थ धाम के रूप में दुनिया के समक्ष उभर कर आएगा। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों
गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागेश्वर कपकोट क्षेत्र में पनपतिया के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर तीनों शवों को बरामद किया है। वहीं सूचना के अनुसार थाना कपकोट ने एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया था कि कपकोट से आगे पनपतिया के पास एक वाहन अनियंत्रित होने से खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ की टीम एडिशनल उप निरीक्षक रवि रावत के साथ मौके के लिए रवाना हुई। वहीं आपको बताते चले कि एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त बोलेरो पिकअप वाहन जो है वो कपकोट से पनपतिया मार्ग की ओर जा रही थी और इसी दौरान वहां अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा और वाहन में 3 व्यक्ति जो हैं वो सवार थे और जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार डेंगू के मामले जो है वो देहरादून में बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन में मिले 35 नए केस। वहीं आपको बता दें कि 2 मरीजों की डेंगू के चलते मौत भी हो गई है और अब तक जिले में लगभग 541 डेंगू के मामले जो है वो आए हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अब 126 पहुंच गई है। वहीं आपको बताते चले कि 449 मरीजों को जो है वो रिकवर भी हो चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो है देहरादून में डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। उनके द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए चिकित्सा के भी जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कई लोग जो है रिकवरी भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डेंगू के चलते अब तक 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने नगर निगम देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसमें डेंगू को नियंत्रित करने के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच फील्ड में निकले और जहां वार्डों में फॉगिंग का काम प्रभावी तरीके से कराने के लिए तत्काल कार्य योजना सौंपे गए और आपको बता दें कि सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करवाया गया है। और इसके साथ ही विनय शंकर पांडे ने कहा कि डेंगू के मरीजों की ठीक से देखभाल करना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेंगू की समस्या जब चल रही है, खासकर अर्बन एरिया में, उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है और अपनी नाराजगी भी प्रकट की है और उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि नगर निगम
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसी कड़ी में मैंने अभी शाम को 4 बजे की बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उपस्थित थे। बेसिकली हम लोगों ने इसमें जो अभी अब निर्णय लिया है कि ये 2 डायमेंशनल वर्क है। एक तो हमें जो लोग डेंगू से अफेक्टेड हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सदन में जवाब दिया है। डेंगू के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब। इलाज के लिए अस्पतालों में 30% बेड उपलब्ध। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार राज्य में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर सदन में भी जो है वो सवाल उठाया गया और जिसका धन सिंह रावत के द्वारा जवाब दिया गया है। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में आज राज्य निरंतर प्रगति के साथ साथ अपने देव स्थलों को भी नया स्वरूप दे रहा है। इसी संकल्प के साथ अतीत के पन्नों में अपने समृद्ध आध्यात्मिक और गरिमामयी इतिहास को समेटे हरिपुर भी अब आध्यात्मिक छटा बिखेरता दिखेगा। उत्तराखंड के अति प्राचीन शहरों में से एक जौनसार बावर के आंचल में स्थित जमुना जी के किनारे हरिपुर धाम जैसे जीवनदायिनी माँ गंगा के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में हरिद्वार लोकप्रिय है, वैसे ही माँ जमुना के प्रथम घाट के रूप में सदियों से हरिपुर घाट धाम प्रसिद्ध रहा है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के दंश और समय के साथ ये दिव्य शहर कहीं खो सा गया। प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हरिपुर जमुना कृष्ण धाम का किया जाएगा पुनर्निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में एक बार फिर मिलेगी अति प्राचीन शहर हरिपुर को नई पहचान और सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन एवं रोजगार सृजन के उद्देश्यों को एक नई उड़ान। हरिपुर शहर बनेगा आध्यात्मिक पर्यटन की नई पहचान, जिसके लिए हरिपुर में हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध घाटों की तर्ज पर नमामि गंगे परियोजना के तहत नए घाटों का किया जाएगा निर्माण। हरिद्वार के गंगा घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की तर्ज पर यमुना जी की आरती करने की होगी पहल। प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हरिपुर धाम का किया जाएगा पुनर्निर्माण। हरिपुर के निकट सभी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का होगा जीर्णोद्धार। जहां एक और हरिपुर तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार से सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार और तीर्थाटन को मिलेगा बढ़ावा, वहीं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक स्थलों के महत्व को पुनर्जीवित करने से हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे और आने वाले समय में हरिपुर धाम एक नए तीर्थ धाम के रूप में दुनिया के समक्ष उभर कर आएगा। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार,
स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कच्ची शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई। रेवती में आबकारी विभाग की दबिश, भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन किया गया नष्ट। तो इस वहीं आपको बता दें कि लगभग 40 लीटर कच्ची शराब जो है वो बरामद की गई है। वहीं मेवाड़ में 15 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आबकारी विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें जो लगातार जिस तरीके से जो है शराब के अवैध शराब के जो है मामले आ रहे हैं, उस पर प्रशासन की सख्ती नजर आई है, जिसमें कि आपको बता दें कि इसमें एक आरोपी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। रेवती में आबकारी विभाग ने दबिश दी है, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन जो है वो नष्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 40 लीटर की मात्रा में जो है वो लहन को नष्ट किया गया है और साथ ही साथ इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो रेवती में आबकारी विभाग की ओर से दबिश दी गई है, जहां पर लगभग 40 लीटर शराब को जो है वो नष्ट किया गया है। रोजगार चलिए अब सीधा रुक करता है देहरादून का, जहां पर रोजगार सम्मेलन में जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शिरकत की गई। इस बार जो देश के कोने कोने में ये कार्यक्रम हुए हैं, उसके कारण से पूरे भारत की जो सामर्थ्य है, पूरे भारत का जो एक मैं कहूं कि प्रबंधन है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में भी, हमारे जैसे छोटे राज्य में भी इस G20 की एक समिट नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 समिट आयोजित करने का हमको अवसर प्रदान किया। रामनगर में हमारी समिट हुई, नरेंद्र नगर ऋषिकेश में हमारी 2 समिटें हुई और पूरे देश दुनिया के लोगों ने हमारी संस्कृति से, हमारे यहाँ की उपलब्धियों से, हमारे यहाँ की विशिष्टताओं से, हमारी जो मातृशक्ति काम करती है, उन सभी से भली भांति वो परिचित होकर गए और एक अच्छा अनुभव लेकर देश दुनिया के लोग चले गए। और कहीं न कहीं उनको इतना अच्छा लगा, मुझे भी उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैंने उनसे बात करी तो वो सब निश्चित रूप से आज भारत के बारे में एक उनके मन में श्रद्धा है, एक विश्वास है कि भारत अब दुनिया का वह भारत नहीं रहा जब अपने बड़े बड़े मंचों पर भारत अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, अपने हक की बातें भी नहीं मनवा पाता था। लेकिन आज दुनिया के अंदर भारत की स्थिति बदल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।